समाजवादी पार्टी को समाप्त करो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो समाप्त ही हो गई उत्तर प्रदेश से। अब बची है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी समाप्त नहीं होगी तो हमारी पार्टी कैसे खड़ी होगी? भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी को समाप्त करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई लोगों को लगा रखा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा 2024 चुनाव आने के पहले वो भगदड़ मचेगा समाजवादी पार्टी में कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि रामचरितमानस और धर्म पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाला जो षड्यंत्र था, कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य को लगाया गया था। इसलिए मैं अखिलेश जी को नसीहत देता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कई लोग समाजवादी पार्टी में हैं, उनको पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं तो समाजवादी पार्टी आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। अखिलेश यादव जी इस समय कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं तो शायद अखिलेश यादव जी का नाम अखिलेश सिंह यादव है। तो ये तो बात बोलने से पहले खुद समझना चाहिए कि भाई अगर आप शूद्र हैं तो फिर नाम खटा के बदल दीजिए ना। बीजेपी तो तैयार है नाम को स्वीकार करने को, तो खुद ही नाम बदलने की योजना बना रखी है, हम लोग भी बना रखे हैं। तो अखिलेश यादव जी अपने नाम के आगे अखिलेश शूद्र लिख ले या फिर जाति लिखना बंद कर दे। क्यों कहते हैं कि अभी आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि मैं यादव हूं और मुझे यादव होने पर गर्व है, तो फिर शूद्र की बात क्यों कर रहे हैं भाई? शूद्र में बहुत सारी जातियां आती हैं। तो अखिलेश यादव जी ये भी बात बोलने से पहले वो अपने नाम के आगे सिंह और यादव हटा दें और अखिलेश यादव जी इसका प्रमाण दें कि शूद्र हैं कि नहीं है। देश आजाद हो गया है, 1952 से चुनाव हो रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख के होनहार हो गए हैं। अब इनको शुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से नहीं मतलब है, इनको रोजी रोजगार नौकरी से मतलब है, इनको अच्छी शिक्षा से मतलब है, इनको सुरक्षा से मतलब है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी पता ही नहीं किधर डाइवर्ट कर रहे हैं और अखिलेश यादव जी भी नहीं समझ पा रहे इस चीज को। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे नेता हैं, उनको बात करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि उत्तर प्रदेश में टेक्निकल शिक्षा लाई जाए, उत्तर प्रदेश में रोजगार पर शिक्षा लाई जाए, उत्तर प्रदेश में कैसे रोजगार का सृजन हो, उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसियां पेंडिंग में है उस पर उनको बात करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी जुटा ही भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए जाल में फंस रहे हैं। मेरी नसीहत है उनको कि अखिलेश यादव जी अभी भी समय है, आप अपने आप को संभालिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी पार्टी समाप्त करेंगे। नुपुर शर्मा का एक मामला आया था, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था और अभी हाल में ही क्या हुआ कि एक राजू दास जी हैं, महंत हैं अयोध्या के, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर पे इनाम रख दिया। तो क्या ये बातें सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली नहीं? देखिए ये नियम संगत भी नहीं है और जो देश संविधान से चलता है, संविधान इसकी गवाही नहीं देता, मैं इसको नहीं मानता हूँ। मुझे याद है, अच्छी प्रकार से याद है कि ये ट्रेंड बन चुका है, वो चाहे महंत राजू दास जी हूं या फिर कोई भी दास हो, ये ट्रेंड बन चुका है कि कोई कुछ बोल दिया तो उसके क्या नाम है इनाम रख दिया जाए कि जो उसकी जीभ काटेगा, जो उसका दांत तोड़ेगा, जो उसका हाथ काटेगा, जो उसका गर्दन काटेगा, उसको इतना करोड़ का इनाम देंगे। अगर आपके पास धन रखा हुआ है, पैसा रुपया रखा हुआ है, काश ये इनाम रख देते कि वो कौन सी सरकार होगी जो उत्तर प्रदेश के तमाम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार अगर दे देती है तो सरकारी फंड में हम 50,000 करोड़ का दे देंगे। ऐसा इनाम रखना चाहिए। फालतू में ड्रामा सब कर रहे हैं झूठे ही, इससे कुछ होने वाला भी नहीं है। और संविधान कभी भी इस चीज को नहीं कहता है। स्वतंत्र भारत है, संविधान से देश चलता है और संविधान के 395 अनुच्छेद के किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा गया है कोई भी किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है या फिर धर्म के खिलाफ या समाज के खिलाफ या जाति पर कोई टिप्पणी करता है तो उसके सर पर इनाम रख दिया जाए। इन्हें राजू दास जी को अपना बयान वापस, अभी बयान तो चल ही रहे थे, इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आ गया कि ये जाति तो पंडितों ने बना दी। एकदम उनका बयान सही है, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। उस समय जैसे कहा जाता है आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है, कहीं न कहीं ये सत्यता भी है। जो मोहन भागवत ने कहा है, मोहन भागवत जी को बहुत पहले समझ में आ जाना चाहिए था। ये कहीं न कहीं जन जागरूकता और शिक्षा की ही देन है कि मोहन भागवत जैसे बड़े व्यक्ति को भी इस बात पर कहने पर विवश होना पड़ा। मैं इसका श्रेय अगर देता हूं तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को देता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लगातार मेहनत करके जो एक बार में ही जातियों का नाम गिनाते हैं, कहीं न कहीं ये जातियों को उजागर करना नेताजी का जो एक ट्रेंड है, इससे मोहन भागवत जी भी थोड़ा सा हताश हुए हैं कि वो जातियां जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए हैं, जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं, कहीं न कहीं इसके पीछे वही स्थिति रही है। इसलिए वो कह रहे हैं, मैं इसका समर्थन भी करता हूं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण जो है अपने सिर पे टोकरी रख के उसमें जाति ले लो, जाति ले लो,
कब से, किस काल से ये बात कहते आता आया ये है? ऐसा नहीं है, मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण भी अगर एक जाति है तो अपने लिए तो जाति रखा ना। राजभर एक जाति है तो बताया ना कि राजभर जाति है। अगर उस समय 1952 से ही इस चीज को समाप्त करने का प्रयास किया गया होता और 1952 से ही उत्तर प्रदेश और देश में रहने वाली जितने भी वर्ग के लोग हैं या इंसान रहता है, अगर उसकी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक डेवलपमेंट किया गया होता तो आज जातिवार युद्ध नहीं होता, जाति जाति का संघर्ष नहीं होता, वर्ग संघर्ष नहीं होता। कहीं ना कहीं ये मेरा जो मानना है, मोहन भागवत जी जिस एक व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा मानना है हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इस पे बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये जाति पर नहीं बल्कि व्यवस्था ने इस चीज को ऐसा कर दिया कि जो गरीब हो गया उसको जाति से संबोधित करना पड़ गया, जो अमीर हो गया उसको बिजनेसमैन में ला दिया गया, जो पूजा पाठ करने लगा उसको ब्राह्मण का दर्जा दे दिया गया। उसकी जाति ब्राह्मण में कई जातियां हैं, ठाकुर में कई जातियां हैं, हम राजभर हैं, हमारे में 7 उपजातियां हैं, लेकिन उसकी तो चर्चा नहीं होती। उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। इसीलिए हम लोगों ने एक सर्वे कराना चालू किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो जातिगत जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं, इस पे एक सर्वे हो रहा है कि आप देखो कि 1952 से लेकर के अब तक वो कितनी जातियां हैं जो जिनको लोगों ने जातियों में बताने का प्रयास किया, जाति पर लोगों ने डिस्क्राइब करने का प्रयास किया, इनकी थोड़ा सी स्थिति को देखा जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समयों में ये जाति होती खत्म होना चाहिए। और सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि जो तहसीलों और ब्लॉकों में कास्ट सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं इस पे पूर्ण रूप से बैन लगाए जाएं, क्योंकि वो जाति की पुष्टि करता है कि आप इस जाति के हो। हम नहीं मानते मैं इस जाति का हूं, लेकिन लोग इस चीज को, हमारी सरकार और हमारी शासन और प्रशासन इस चीज की पुष्टि जबरदस्ती कराता है तुम इस जाति के हो। लेकिन आपकी इस बात को समाज कितना स्वीकृत करेगा आज के समय में? जब हमारा समाज पढ़ा लिखा हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो वो खुद इस चीज को स्वीकारता देना चालू कर देगा कि जाति सर्टिफिकेट बंद होना चाहिए और यहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से लोगों को वरीयता देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आम आदमी की मुश्किलें बढ़ रही है। एक तरफ बिजली बिल बढ़ रहा है तो रेलवे का रोडवेज का किराया भी बढ़ गया है। देखिए, महंगाई पर तो मुखर होकर के लगातार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बोलते रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर है कि हमारी सरकार का ध्यान इन जेन्युइन मुद्दों पर नहीं जा रहा है। अगर सरकार का ध्यान जेन्युइन मुद्दों पर होता तो गैस सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ता। फ्री कनेक्शन दे करके गरीबों को के घर पर बिजली का बिल भेजा जा रहा है और बिजली के बिल से गरीब परेशान है। अगर बिजली का बिल आप बढ़ा रहे हो तो जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनकी मजदूरी भी बढ़ाओ, लोगों को जो पर कैपिटल इनकम है उसको भी बढ़ाने का प्रयास करो, रोजगार का अवसर दो लोगों को ताकि वो रोजगार करके कमाएं और बिजली का बिल आप जितना बढ़ाए उसको दे सकें। अगर उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की समस्या जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग फेस करें इस चीज को, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो जो एक ठो बल्लभ लगा के रखा हुआ वो घरे 20,000, 25,000, 50,000 के बिल आ जाता हो, तो कहीं ना कहीं ये समस्या है। इस समस्या पर ध्यान सरकार का नहीं है और 20 तारीख से सदन चलने वाला है। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी फिर से एक बार बढ़ती हुई महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, अभी बजट सत्र चलने वाला है, उस बजट में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हम सभी लोगों ने पत्र भी लिखा हुआ है और 20 तारीख से बहस होगा। मैं पूरा उम्मीद करूंगा कि सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रावधान देगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा है, कल राहुल गांधी ने संसद में कहा कि बहुत बड़ी क्राइसिस आएगी। एक बड़े मित्र हैं पीएम के, जिसके चलते ऐसा देखिए, कहीं ना कहीं मैं बताया पहले कि सरकार का ध्यान पूंजीपतियों के ऊपर है, सरकार का ध्यान गरीबों पर नहीं है, सरकार का ध्यान किसानों पर नहीं है, सरकार का ध्यान उस पर नहीं है जहां से इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। सरकार का ध्यान उन पूंजीपतियों पर हो गया है जो पूंजीपति शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और पैसा लगा करके 1-2%, 3%, 4% जो सरकार को देने का काम करते हैं। सरकार अगर पैसा किसानों पर लगाती, बेरोजगार नौजवानों पर लगाती, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो क्राइसिस चल रही है, जो बेरोजगारी चल रही है, जो गरीबी चल रही है, समाप्त हो जाएगी। आने वाले समयों में ऐसे नेता की आवश्यकता है जो देश की स्थिति को सुधारने के लिए, देश जो कृषि प्रधान देश है, इस देश को सजाने संवारने पर अगर पैसा खर्च करे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समयों में क्राइसिस खत्म हो सकता है। कृषि प्रधान देश की आपने बात की, अभी बगल का एक गांव है गौरा, वहाँ पे जब पानी की जरूरत थी तो पानी सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पे नहीं हो पाई, लेकिन जब वहाँ पे फसल खड़ी हो गई तो वहाँ पे 200 बीघा लगभग फसल जलमग्न हो गई। तो ऐसे में किसान तो हमेशा सांसद में रहता है, चाहे जिसकी सरकार हो। देखिए, ये आपने सही कहा, ये मैं पहले लंबे समय से देखता हूँ। मेरे पास भी 10-12 बीघा खेत है। जब हमें पानी की आवश्यकता होती है तब पानी नहीं आता है, जब पानी की आवश्यकता नहीं होता है तो पूरा खेत लबालब भर जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं पहले ही कहा कि हमारी सरकार का ध्यान पूंजीपतियों पर है। अगर हमारी सरकार का ध्यान किसानों पर होता
तो किसान को कब पानी की आवश्यकता है, कब खाद की आवश्यकता है, किसान को कब कल्टीवेटर की आवश्यकता है, इसकी जानकारी अगर हमारी सरकार को होती या सरकार को जानकारी हो रही है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो अगर इस पर ध्यान देता तो इस प्रकार की स्थिति गौरा में नहीं होती। ये सरकार की लापरवाही। केंद्र सरकार द्वारा बजट पास किया गया और बजट को नाम दिया गया अमृतकाल का बजट। क्या अमृत दिखा इसमें आपको? इसमें देखिए, सब लोग तो बजट को सराह रहे हैं कि बड़ा बढ़िया रहा, नहीं बड़ा तो कहीं बढ़िया कुछ रहा। लग रहा है कि आपके लिए और आम आदमी के लिए अमृत है कुछ इस कहीं कौनो अमृत नहीं है, कहीं कौनो अमृत नहीं है। मैं इसको अमृत तब मानता जब उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक के हर न्याय पंचायत में लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना होती, जब इसके लिए पैसा दिया जाता। मैं इसको अमृत तब मानता जब बड़े काश्तकार और छोटे काश्तकारों को सम्मिलित करते हुए उनको बीज कल्टीवेटर निःशुल्क दिया जाता है। मैं इसको तब मानता अमृतकाल, इसको अमृत बजट तब मैं मानता जब बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाता है। मैं इसको अमृत तब मानता कि जब बड़े पूंजीपतियों को पैसा न दे करके ये बच्चों की पढ़ाई में और सरकारी विद्यालय को कायाकल्प करते हुए कॉन्वेंट स्कूल के तर्ज पर सरकारी विद्यालय को बनाते और अच्छे अध्यापक रखते और उसमें तकनीकी शिक्षा को डेवलप करते, तब मैं इसको मानता। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हूं। मैं देखा कि बजट में इस पर कोई भी बजट नहीं है, इसलिए मैं इसको अमृतकाल नहीं मानता। अरविंद जी, एक सवाल है। मौलाना महमूद मदनी ने अभी एक सबका डीएनए एक ही की बात कही, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? अब तो मैं तो कह ही रहा हूँ, ये तो पार्टी के एजेंडे में है कि सबका नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट जरूर करा लिया जाए। अब ये जब से जाति पर टिप्पणी चालू हो गई है और जातियों पर जब से राजनीति चालू हो गई है, तो हर कोई अपने आप को छोटा और बड़ा कहने पर विवश हो गया है। तो मेरे हिसाब से एक डीएनए टेस्ट अनिवार्य कर दिया, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, एक डीएनए टेस्ट अनिवार्य कर दिया जाए और इसके साथ साथ नार्को टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया जाए, क्योंकि किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास एक को पैसा नहीं है। जब नार्को टेस्ट हो जाएगा तो माल कहाँ रखे हैं पता चल जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपने बात किया था शराबबंदी को लेकर आप लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, तो बेरोजगारी को लेकर आप लोग विधानसभा का घेराव कब करेंगे? शराब उत्पादन में लगभग 22,000 करोड़ रुपए का बजट देश और प्रदेश की सरकार लगाती है। बेरोजगारी कैसे खत्म होगा? अगर बेरोजगारी शराब पिलाने और पीने से खत्म होती तो मैं उत्तर प्रदेश का सीएम बनना चाहता हूं, मुझे पहले शराब पिलाया जाए। मैं डीएम बनना चाहता हूं, मैं एसपी बनना चाहता हूं, मुझे शराब पिलाया जाए। देखें कितना इसमें नशा है, मुझे पिला दिया जाए। मैं एसपी बनना चाहता हूं भाई, मैं मंत्री बनना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। अगर शराब पिलाने से व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, बच्चे को शिक्षा मिल जाए, लड़कियों की सुरक्षा हो जाए, तो सबको शराब पिलाओ एक तरफ से। नहीं, अगर शराब पिलाने से सिर्फ नाश होता है तो उत्तर प्रदेश से शराब को बंद कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश के शराब उत्पादन में जितना पैसा लगता है उस पैसे का प्रयोग बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कुटीर और लघु उद्योग को स्थापित किया जाए, बच्चों को शिक्षित किया जाए, तब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा। भौकाल बनाने से नहीं होगा उत्तम प्रदेश। ठीक है।